नमस्कार मित्रों। आज की इस श्रृंखला में मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने कुछ रोचक केसेस को लेकर, जिनमें से एक है बेरुबारी का केस और दूसरा है आईसी गोलकनाथ का केस। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इन दोनों केसेस में आखिर क्यों इतना हंगामा बरपा और क्या ये भारतीय संविधान के इवोल्यूशन में, भारतीय संविधान का जो उद्भव हुआ, उस उद्भव में, उस सशक्तिकरण में इन दोनों केसेस की क्या भूमिका रही। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि इन दोनों केसेस में क्या हुआ और क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आए और इन निर्णयों के क्या प्रभाव हुए। तो हो जाइए तैयार, चलते हैं अपनी बेरुबारी केस की तरफ। बेरुबारी केस वास्तव में एक ऐसा केस है जो कि कई सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध हुआ। सबसे पहली बात तो ये कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ और देशी राज्यों को यह कहा गया कि आप भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी भी राज्य में मिलने के लिए स्वतंत्र है या अपना स्वतंत्र अस्तित्व आप बनाए रखें। उस समय भारत का जो विभाजन किया गया वो बहुत जल्दबाजी में किया गया और सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बांग्लादेश वाली जो सीमा है पूर्वी पाकिस्तान की, इसके बीच में 4 हाईकोर्ट के जज और रेडक्लिफ जी की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया और कहा गया कि आप यहां पर सीमाओं का निर्धारण करें। उन्होंने जब सीमाओं का निर्धारण किया तो उस समय जो कूच बिहार का एरिया था, कूच बिहार का जो क्षेत्र था भारत में पड़ता था, उसका कुछ पोर्शन पूर्वी पाकिस्तान में पड़ता था और विभाजन के बाद लगातार भारत एवं पाकिस्तान के बीच गतिरोध के प्रमुख मुद्दों में ये बेरुबारी का क्षेत्र भी बना रहा। इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए, अपने संबंधों को सामान्य बनाए रखने के लिए नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नून के बीच एक समझौता हुआ और इस समझौते के अनुरूप नेहरू जी ने यह डिसाइड किया, दोनों देशों ने मिलकर यह डिसाइड किया, क्योंकि पाकिस्तान उस पर बार बार अपना कब्जा जता रहा था बेरुबारी क्षेत्र में। ये बेरुबारी क्षेत्र में वैसे बता दूं कि जलपाईगुड़ी का क्षेत्र है, जलपाईगुड़ी में पड़ता है और बिल्कुल ऊपर जहां पर बहुत सारे चाय के बागान और इस तरीके की चीजें हैं, उस एरिया में ये बेरुबारी लोकेटेड है। और पाकिस्तान इस पर बहुत पहले से अपना दावा करता आया है कि ये एरिया उसको मिलना चाहिए क्योंकि ये ईस्ट पाकिस्तान में है। लेकिन समस्या ये है कि ये एरिया की अवस्थिति तो उधर की तरफ है, लेकिन ये हिस्सा किसका था? कूच बिहार का हिस्सा था और कूच बिहार भारत में शामिल हो गया। उनके साथ हमने संधि करके कूच बिहार को अपने में, तो जितना कूच बिहार का एरिया है वो एरिया भी भारत को मिलना चाहिए। लिहाजा सीमा के उस पार भी कूच बिहार का जो हिस्सा था उस पर भारत अपनी दावेदारी जता रहा था। पाकिस्तान कहता है कि हमारे क्षेत्र में पड़ता है, रेड क्लिफ लाइन के अनुसार अगर आप इसको देखें तो इसको बांटा जाना है। हालांकि ये जो बेरुबारी का क्षेत्र था ये कुछ एरिया भारत में पड़ता था और कुछ एरिया इसका पाकिस्तान में पड़ता था। विवाद केवल यहीं से शुरू हुआ। विवाद को समाप्त करने के लिए नेहरू और नून के बीच में 10 सितंबर को एक समझौता हुआ 1958 में और यह कहा गया कि हम दोनों क्या करेंगे, आपसी गतिरोध के मुद्दों को सॉल्व कर लेंगे। और भारत की सरकार ने, नेहरू जी के अंडर में भारत की सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि हम ये बेरुबारी का केस, ये बेरुबारी का पूरा क्षेत्र उठाकर दे देंगे पाकिस्तान को। जैसे ही उन्होंने कहा कि ये एरिया हम पाकिस्तान को दे देंगे, भारत के अंदर से नेहरू जी के इस निर्णय के विरोध के स्वर उभर आए। इस पूरे एरिया पर विवाद नहीं था, विवाद केवल यूनियन नंबर 12 पर था। बेरुबारी की यूनियन नंबर 12 पर था, जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में स्थित था।
रेडक्लिफ लाइन के द्वारा इसका विभाजन किया जाना था, लेकिन वो रेडक्लिफ लाइन के द्वारा इसका विभाजन भी सफल नहीं हो सका। तो अब क्या किया जाए? जब नेहरू जी ने इस बात की घोषणा की कि हम ये एरिया उनको दे देंगे, तो विभिन्न विद्वानों ने और राजनेताओं ने नेहरू जी के इस निर्णय की कड़ी आलोचना की और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी कि क्या भारत की संसद के पास ये अधिकार है, क्या सरकार के पास ये अधिकार है कि वो भारत का कुछ एरिया किसी दूसरे देश को दे दे। अब विवाद की जड़ यहीं पर है। क्या क्या विवाद इस पर उत्पन्न हुए, देखिए। पहली बात ये कि क्या भारत की सरकार अगर कोई एग्रीमेंट किसी देश के साथ कर ले, किसी देश की सरकार के साथ कर ले, तो क्या उसके पास ये संवैधानिक अधिकार है कि वो भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे दे, जैसे कि बेरूबारी को पाकिस्तान को सौंपने की बात हुई। तो अनुच्छेद 2 एवं 3 जो भारतीय राज्यों के पुनर्गठन, सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों के प्रवेश इत्यादि से संबंधित है, क्या इस शक्ति के इस्तेमाल से हम जब भारत में नए क्षेत्र को शामिल करने का अधिकार संसद को देते हैं, तो क्या संसद के पास यह भी अधिकार है कि वो भारत का कुछ क्षेत्र किसी और को दे दे? ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। दूसरा जो इसमें प्रश्नगत अनुच्छेद आया वो अनुच्छेद 368 था, जिसमें लिखा हुआ है कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया क्या लिखी? पहले तो इसमें केवल प्रक्रिया लिखा था, बाद में इसको हम लोगों ने जोड़ा कि संविधान के पास, संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति भी है। पहले इसमें केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन था, तो लिखा गया कि क्या जब हम इस तरीके का कोई भी क्षेत्र किसी दूसरे देश को देते हैं, तो निश्चित है कि अनुसूची 1 में परिवर्तन करना पड़ेगा, जिसमें भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र वर्णित है। तो क्या अनुच्छेद 368 के प्रयोग द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन करने की, इन एरियाज में संशोधन करके एरिया या क्षेत्र किसी को देने की शक्ति क्या संसद में निहित है? अब ये दोनों चीजें जब प्रश्नगत हुई, तो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से विचार करते हुए कुछ अपना निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? उसने कहा कि भारतीय क्षेत्र को किसी भी दूसरे देश को देना केवल सरकार के हाथ की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा एरिया केवल तभी दिया जा सकता है जब अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाए। केवल एग्रीमेंट के बेस पर आप किसी को ये एरिया नहीं सौंप सकते। इस निर्णय में इस बात को भी स्पष्ट किया गया कि भारत की सरकार को, सरकार के पास तो संशोधन की शक्ति नहीं है, संशोधन की प्रक्रिया कहाँ है? संसद के पास है। तो सरकार केवल ऐसा काम नहीं कर सकती, सरकार कोई क्षेत्र का हस्तांतरण किसी दूसरे देश को नहीं दे सकती जब तक कि वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन न करे। और यह संशोधन चूंकि भारतीय संघ की सीमा को प्रभावित करता है, इसलिए अनुसूची 1 में भी आपको संशोधन करना पड़ेगा। ठीक। कोर्ट ने इस बात पर रोक लगाई, न्यायालय ने इस बात पर रोक लगाई कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो क्षेत्रीय पुनर्गठन की बात की गई है, राज्यों के पुनर्गठन, नाम परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन की बात की गई है, इससे ये स्पष्ट नहीं होता है कि सरकार के पास, संसद के पास अपना एरिया किसी दूसरे को देने की भी शक्ति है। यानी कि आप अपना एरिया बिना संविधान संशोधन किए किसी को नहीं दे सकते, और अनुच्छेद 3 तो आपको बिल्कुल भी यह शक्ति नहीं देता कि आप अपना एरिया किसी और को दे।
अगर आपको कोई एरिया किसी और को देना है तो उसके लिए आपको संसद में आना पड़ेगा, क्योंकि संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद के माध्यम से ही पूर्ण हो सकती है। इस निर्णय का बहुत दूरगामी परिणाम हुआ। क्या परिणाम हुआ? देखिए कि इसने सबसे पहले तो इस बात को निर्धारित किया कि अगर कोई क्षेत्र किसी को दिया जाना है, भारत का कोई क्षेत्र किसी अन्य देश को दिया जाना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि संविधान में संशोधन किया जाए। संविधान में संशोधन किया जाए और उसी प्रकार किया जाए जैसा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया। ठीक। दूसरा, भारतीय संविधान में इसके अनुरूप एक नवा संशोधन किया गया और पाकिस्तान को जब ये एरिया दिया गया, लास्ट में हुआ क्या कि इसका कोर्ट ने यह भी कहा कि आपने सब इस निर्णय को, इस एग्रीमेंट को करते समय यह ध्यान नहीं दिया कि क्या संपूर्ण बेरूबारी पाकिस्तान को दिया जाए या उसका कुछ पोर्शन आप उसको दे दे और कुछ पोर्शन आप अपने पास रखें। सरकार ने इस बात पर विचार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आपत्ति दर्ज की और कहा कि सरकार ने इस बात पर विचार नहीं किया कि कितना एरिया उनको देना चाहिए और कितना एरिया हम अपने पास रख सकते हैं। जो एरिया उसका भारतीय संघ में है, उस एरिया को सौंपे जाने का कोई प्रश्न नहीं होता है। हालांकि भारतीय सीमाओं के बाहर, रेड क्लिफ लाइन के बाहर वाला जो एरिया है, उसको आप उसे दे सकते हैं। ये सारा विवाद उत्पन्न क्यों होता है? ये सारा विवाद उत्पन्न केवल इसलिए होता है, सपोज कीजिए कि ये भारत की सीमाएं हैं, अब इन सीमाओं पर अगर हम ये कहें कि यहाँ पर कूच बिहार है, यहाँ पर कूच बिहार है, तो जरूरी नहीं है कि उस कूच बिहार रियासत का सारा एरिया उसी के पास हो। जैसे हम लोगों के पास गांव में जब हम लोग होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारी सारी जमीनें चकबंदी के माध्यम से एक जगह पर लाई जाती हैं, लेकिन बहुत से एरिया जहां पर या तो पूर्ण तरीके से चकबंदी नहीं हुई या कई अगले चरणों की चकबंदी नहीं हुई, उस कारण से हमारे स्वामित्व वाली कुछ भूमि किसी दूसरे गांव के एरिया में भी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार की समस्या यहाँ पर भी हुई कि कूच बिहार का कुछ एरिया, ये जो कूच बिहार का जो ये छोटा सा एरिया था, जलपाईगुड़ी जिले का जो छोटा सा एरिया बेरूबारी, इसका कुछ क्षेत्र हमारे पास था और कुछ क्षेत्र इसका दूसरे पूर्वी पाकिस्तान के एरिया में था। तो समस्या थी कि जो एरिया वहां पर है, क्या वो भी हमारा है या हमारा नहीं है। और इस तरीके के जो क्षेत्र के भीतर क्षेत्र किसी दूसरे के होते हैं, यानी कि ये भारत की बाउंड्री है और इस बाउंड्री के भीतर ये क्षेत्र अगर पाकिस्तान का निकल आया, तो ऐसे ही क्षेत्रों को कहा जाता है इनक्लेव्स। यही कहलाते हैं इनक्लेव्स। और इन्हीं इनक्लेव्स का बांग्लादेश के साथ मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारा जो संविधान संशोधन के माध्यम से 101 इनक्लेव्स बांग्लादेश को दे दी थी और 51 इनक्लेव्स अपने पास एक्सचेंज हुई, एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स हुआ। तो इनक्लेव किसी दूसरे देश में के भीतर, उसकी सीमाओं के भीतर किसी दूसरे देश की क्षेत्र का होना है और ये वास्तव में प्रशासनिक समस्याओं को जन्म देता है। इस प्रकार इस बेरूबारी केस ने जहां एक ओर संसद को उसकी शक्तियां याद दिलाई, वहीं दूसरी ओर सरकार को इन शक्तियों से वंचित किया कि आप बिना संशोधन किए हुए किसी को भारत का कोई भी क्षेत्र सौंप नहीं सकते हैं। इस निर्णय का अगर हम लोग निष्कर्ष देखें तो इस केस के निर्णय ने इस बात को पुख्ता किया कि भारतीय संविधान और संप्रभुता के प्रति सरकार की एक जिम्मेदारी है। यानी कि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है वो स्पष्ट करती है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और किसी दूसरे के दबाव में हम किसी को कोई ये क्षेत्र अपना किसी को दे नहीं सकते हैं। ठीक। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो ये स्पष्ट करती है कि इस संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है?
भारत की जनता है, हम भारत के लोग हैं। और इसमें अगर कोई परिवर्तन किए बिना कोई एरिया अगर हम किसी को दे रहे हैं तो सरकार का ये काम क्या है? अवैध है। इसलिए आपको अपनी संप्रभुता और संविधान के प्रति जिम्मेदारियों को निभाते हुए सबसे पहले संविधान में संशोधन करिए और संशोधन के पश्चात फिर आप ये एरिया किसी को दे सकते हैं, जैसा मोदी सरकार ने भी संविधान संशोधन के माध्यम से ही बांग्लादेश को 101 इनक्लेव्स को सौंपा और 51 इनक्लेव्स को उनसे प्राप्त किया। तो ये था बेरूबारी का केस। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आईसी गोलकनाथ का केस क्या है और कैसे इसने भारतीय संविधान की दिशा दशा को बदल दिया और कुछ नए विवादों को भी जन्म दिया, जिनके प्रतिफल में संसद को 24, 25 और 26 ये 3 संशोधन करने पड़े इसी निर्णय को पलटने के लिए। तो देखिए जरा, आईसी गोलकनाथ का केस है। ये केस किसके विरुद्ध था? गोलकनाथ और पंजाब राज्य के विरुद्ध था। कब आया ये केस? 1967 में ये मामला आया और ये भी भारतीय संविधान के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस संविधान में प्रश्नगत क्या था? इस संविधान में प्रश्नगत था कि संसद की शक्तियां कितनी है और मौलिक अधिकारों के प्रति मौलिक अधिकारों के भाग 3 में संशोधन करने की संसद के पास कितनी शक्ति है। इस केस ने भारतीय संविधान का जो इवोल्यूशन है उसको और मजबूत किया और इसी एक ऐसे विवाद को जन्म दिया जिसका पटाक्षेप केशवानंद भारती केस से हुआ। इस केस के निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए संसद ने 1971 में 24वां, 25वां और 26वां संविधान संशोधन किया। ठीक, इस मामले ने इस बात को भी उजागर किया कि अनुच्छेद 368 में जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, क्या वह प्रक्रिया संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी देती है या नहीं देती है। ये तो बड़ा पेचीदा मामला हो गया। इस पेचीदे मामले में गोलकनाथ जी की जरा इस केस की पृष्ठभूमि को देखिए कि आखिर ये केस आया क्यों। ये केस उस समय का है जब संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, मूल अधिकार के रूप में वर्णित था। आर्टिकल 19(1)(f) तथा आर्टिकल 31। और सरकार ने जब अपने समाजवादी लक्ष्यों को, समतावादी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न राज्यों ने भूमि सुधार कानून पारित किए, जमींदारी का उन्मूलन किया, तो बहुत सारे लोगों से जिनके पास अधिक मात्रा में भूमि थी उन लोगों की भूमि का अर्जन किया ताकि उसे भूमिहीन लोगों के बीच में वितरित किया जाए, ताकि आर्टिकल 39(b) तथा C में जो नीति निदेशक तत्व का भाग है इनको प्राप्त किया जा सके। अब नीति निदेशक तत्व का भाग है और नीति निदेशक अप्रवर्तनीय है, जबकि मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। तो केस केवल यही फंस गया कि इनको प्राप्त करने के लिए, अप्रवर्तनीय चीज को प्राप्त करने के लिए क्या प्रवर्तनीय मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है? और क्या संविधान के अनुच्छेद 368 ने यह शक्ति संसद को दी है कि वह मूल अधिकारों के भाग में भी परिवर्तन कर सके, यानी कि आर्टिकल 13(2) का प्रयोग कर सके? अब देखिए, इसके पहले भी बैकग्राउंड में 2 केस थे। एक केस था सज्जन सिंह का
उसमें भी इसी बात को बताया गया। और उससे पहले केस था शंकरी प्रसाद का, उसमें भी इन्हीं बातों को प्रश्नगत किया गया। अब गोलकनाथ जी थे पंजाब के रहने वाले और पंजाब के आसपास इनकी बहुत बड़ी भूमि थी और इन भूमियों पर सरकार ने क्या किया, इन भूमियों का अधिग्रहण कर लिया ताकि उसे पुनः वितरित किया जा सके भूमिहीन लोगों को। जैसे ही इनकी भूमि सरकार के कब्जे में गई और उसका पुनर्वितरण हुआ, इन्होंने संपत्ति के अधिकार के आधार पर इन कानूनों को न्यायालय में चुनौती दे दी। जब इन्होंने न्यायालय में इन कानूनों को चुनौती दी और संपत्ति के अधिकार को क्या किया, संकुचित कर दिया, तो इससे दो प्रश्न उभरे कि क्या संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है, क्योंकि ऐसा करने से उनको आर्टिकल 13(2) निषेध करता है। और दूसरा कि क्या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के भाग में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है या नहीं है। अगर संसद 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, तो फिर मौलिक अधिकारों की विशेष स्थिति या विशेष संरक्षण की बात क्या हो जाएगी, बेमानी हो जाएगी। क्योंकि संसद तो कभी भी 368 का प्रयोग करते हुए मौलिक अधिकारों की विशेष स्थिति को नष्ट कर सकती है। तो मौलिक अधिकार रहें या ये संविधान या ये संसद की मर्जी पर निर्भर होंगे, इस केस में इसी बात का निर्धारण किया जाना था। हालांकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का पक्ष लेते हुए यह निर्धारित किया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास नहीं है। आर्टिकल 13(2) जिसमें ये लिखा है कि कोई विधि, नियम, उपनियम, आदेश, अध्यादेश, विनियमन, ये इस तरीके की कोई भी चीज नहीं बनाई जा सकती। लेकिन इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि संसद यह कार्य संविधान संशोधन द्वारा भी नहीं कर सकती। इसके पहले के दो जो केस थे, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह, उसमें भी इन्हीं बातों को लाया गया। तो सरकार ने कहा कि आर्टिकल 13(2) में संविधान संशोधन को विधि की परिभाषा में नहीं माना गया है, अतः संविधान संशोधन के माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं, मूल अधिकारों से असंगत कोई विधि बना सकते हैं। लेकिन समस्या तब हुई जब गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि विधि की परिभाषा में ये भी शामिल होते हैं, यानी इन्हें भी नहीं बनाया जा सकता। क्या निर्णय दिया? संविधान की एक 11 सदस्यीय संविधान पीठ बैठी और इसने 6-5 के अनुपात में इस बात का निर्णय किया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास नहीं है। यानी कि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक। और उसने कहा कि ये जो मौलिक अधिकार है, इनकी पोजीशन बड़ी ट्रांसेंडेंटल है, अपरिवर्तनीय है, ये पारलौकिक हैं, संसद की सीमाओं के बाहर हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं। इस तरीके का क्वेश्चन अभी प्रीलिम्स में पूछा गया था। ये पारलौकिक हैं, ट्रांसेंडेंटल पोजीशन पर है और संसद इन्हें 368 अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए संसद इनको छू भी नहीं पाएगी। इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता। और उसने कहा कि इसके पूर्व में किए गए जो भी परिवर्तन है वो लागू रहेंगे, लेकिन आज के बाद संसद अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके मौलिक अधिकारों से असंगत कोई भी विधि
नहीं बना सकती। अब तो बड़ी मुसीबत हुई। अब जब बड़ी मुसीबत हुई, इस केस का जो निर्णय आया, इस केस के निर्णय ने यह साबित कर दिया कि सरकार की या संसद की शक्तियां क्या हैं? सीमित हैं। संविधान ने शक्तियों को क्या किया है? सीमित कर दिया। और किसके सापेक्ष सीमित कर दिया? मौलिक अधिकारों के सापेक्ष सीमित कर दिया। इनके आगे सरकार या संसद सीमित है। ठीक। और इस केस का इंपॉर्टेंस, इसका महत्व केवल ये नहीं है कि इसने सरकार या संसद की शक्तियों को सीमित कर दिया, बल्कि इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये जो विवाद यहां से जन्म हुआ, जिसके प्रतिफल में 24वां, 25वां तथा 26वां संविधान संशोधन किया गया। इस 24वें, 25वें, 26वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप संसद ने इस शक्ति को धारण किया कि उसके पास यह शक्ति है कि वो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। इस 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 13(4) को जोड़ा गया, अनुच्छेद 368 में परिवर्तन किया गया और कहा गया कि हमारे पास ऐसा करने की शक्ति है। इस विवाद ने ही केशवानंद भारती केस में आए मूल ढांचे के सिद्धांत की नींव डाली। मूल ढांचे के सिद्धांत की नींव डाली और वहीं से फिर एक बैलेंस, एक संतुलन, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियों और मूल अधिकारों के बीच एक संतुलन कायम करने की कोशिश की गई। इस केस का महत्व हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इस केस ने यह जरूर साबित किया कि मौलिक अधिकारों की जो विशेष स्थिति है वह अपने आप में विशिष्ट है और साधारण परिस्थितियों में संसद इसे नष्ट नहीं कर सकती। और संविधान की जो 9वीं अनुसूची थी, जिसमें उन केसेस को डाला जाता था जिन पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, वह भी इस केस के 6 साल बाद उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और कहा कि पूर्ववर्ती केसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो आज के बाद 9वीं अनुसूची में जो कुछ भी डाला जाएगा वह भी विशेष परिस्थितियों में उस पर भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इसका मतलब कि संसद जो अपरिमित शक्तियों को ग्रहण करने का प्रयास कर रही थी, उन अपरिमित शक्तियों पर अंकुश लगाया गया। संसद को उसकी शक्तियां याद दिलाई गई और ये ध्यान दिलाया गया कि ये देश संविधान की भावना के अनुरूप चलता है। संविधान का अतिक्रमण किया जाना संसद के लिए संभव नहीं है, भले ही उसके पास अनुच्छेद 368 की शक्तियां प्राप्त है। और यहीं से निकला हमारा मूल ढांचे का सिद्धांत, जो कि दिखाई दिया हम लोगों को केशवानंद भारती केस में। तो ये थी हमारी आज की पाठशाला, जिसमें आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे आईसी गोलकनाथ का केस और बेरूबारी का केस। अगले वीडियो में फिर किसी रोचक जानकारी और रोचक केस के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।